सोचिए एक ऐसे शब्द के बारे में जो अपनी पहचान बदलने से एकदम साफ इनकार कर दे। मतलब चाहे वो किसी राजा से बात कर रहा हो या हजारों की भीड़ के सामने हो, वो शब्द बिल्कुल नहीं बदलता। हाँ, और भाषा के इस लगातार बदलते हुए महासागर में जहाँ हर चीज हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेती है ना, वहाँ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पर चट्टान की तरह डटे रहते हैं। एकदम सही। और आज की इस डीप डाइव में हम हिंदी व्याकरण के इन्हीं जिद्दी और थोड़े रहस्यमयी शब्दों की दुनिया में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, और ये रहस्यमयी दुनिया असल में हमारी रोजमर्रा की बातचीत की सबसे मजबूत नींव है। हम अक्सर उन शब्दों पर ध्यान देते हैं जो कर्ता या स्थिति के अनुसार अपने रूप बदल लेते हैं। राइट। लेकिन भाषा का जो असली संतुलन है ना, वो उन शब्दों से बनता है जो कभी नहीं बदलते। सही बात है। और इस संतुलन को डिकोड करने के लिए आज इस गहन चर्चा में हमारे पास जो नेविगेशन मैप है वो क्रिएटर वरुण तेवतिया जी द्वारा तैयार किए गए बेहद विस्तृत नोट्स हैं। वरुण तेवतिया जी के नोट्स सच में बहुत शानदार है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन सिर्फ नियमों का रट्टा मारना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे ये छोटे छोटे न बदलने वाले शब्द हमारी भाषा, हमारी भावनाओं और हमारे कामों को गहराई देते हैं। बिल्कुल, मतलब शब्दों के पीछे के विज्ञान को डिकोड करना ही आज का हमारा लक्ष्य है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। वरुण तेवतिया जी के नोट्स की एक बहुत बड़ी खासियत मुझे ये लगी कि वे व्याकरण को किसी सूखी और उबाऊ किताब की तरह पेश नहीं करते। हाँ, वे भाषा को एकदम जीवंत ढांचे की तरह देखते हैं। राइट। अगर हम उस ढांचे की बात करें तो भाषा में बदलाव या विकार के आधार पर दो तरह के खेमे होते हैं। पहला खेमा उन शब्दों का है जो रूप बदल लेते हैं, जिन्हें हम विकारी कहते हैं। विकारी शब्द जो बदल जाते हैं। हाँ, लेकिन आज हमारी दिलचस्पी दूसरे खेमे में है, मतलब अविकारी शब्द। तो ये अविकारी खेमा, इसको समझना तो किसी सुपर हीरो की कहानी समझने जैसा लग रहा है मुझे। अच्छा, वो कैसे? मतलब ये तो किसी ऐसे सुपर हीरो की तरह है जिसका सूट कभी बदलता ही नहीं है, चाहे वो तपते रेगिस्तान में लड़ रहा हो या अंटार्कटिका की बर्फ में। हालात जो भी हों, उसका रूप वही रहेगा। अरे वाह, ये सुपर हीरो वाली एनालॉजी भाषा विज्ञान के नजरिए से बहुत सटीक है ना? वरुण जी के नोट्स में इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण भी हैं, जैसे जहां, किंतु, परंतु, और या तथा। बिल्कुल, इन शब्दों पर लिंग, वचन और कारक का कोई असर नहीं होता। मतलब चाहे बात एक पुरुष की हो रही हो या हजार महिलाओं की, किंतु कभी अपना रूप बदलकर कुछ और नहीं हो जाएगा। वो हर स्थिति में किंतु ही रहेगा। एकदम सही। ये भाषा में एक तरह का ठहराव लाते हैं। और जब हम इन अविकारी शब्दों के परिवार को थोड़ा और करीब से देखते हैं तो पाते हैं कि इसके मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। 4 भेद? हाँ, और कुछ व्याकरणविद इसे 5 भी मानते हैं। लेकिन इस पूरे परिवार का जो सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सदस्य है वो है क्रिया विशेषण, मतलब एडवर्ब। तो कहानी का मुख्य किरदार अब मंच पर आ चुका है, क्रिया विशेषण। हाँ, और जब ये तय हो गया कि ये शब्द अपना रूप नहीं बदलेंगे तो ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि ये वाक्य में काम क्या करते हैं। राइट। मतलब परिभाषा के अनुसार ये शब्द क्रिया यानी काम की विशेषता बताते हैं। बिल्कुल, काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सारी जरूरी जानकारी यही शब्द देते हैं। और यहीं से हम उस विज्ञान में प्रवेश करते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। क्रिया विशेषण असल में वाक्यों के भीतर छुपी हुई जानकारी को डिकोड करने का एक टूल है। एकदम सही कहा आपने। अगर कोई काम हो रहा है तो उसका कोई ना कोई मंच तो होगा ही, जगह तो होगी ही। इसलिए सबसे पहली श्रेणी आती है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये बताता है कि काम कहाँ हो रहा है। और इसे पहचानने के लिए नोट्स में एक बहुत ही शानदार और आसान प्रो टिप दी गई है। हाँ, कहाँ लगाकर सवाल पूछने वाली टिप है ना? बिल्कुल। अगर किसी वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण ढूंढना हो तो बस क्रिया के साथ कहाँ लगाकर सवाल पूछ लेना चाहिए। जैसे बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, तो सवाल हुआ कहाँ खेल रहे हैं? जवाब मिला ऊपर। ये ऊपर ही वो शब्द है जो जगह तय कर रहा है। और यहाँ एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। नोट्स में स्थानवाचक को सिर्फ एक सिरे से नहीं देखा गया है। अच्छा। हाँ, बल्कि इसे 2 सूक्ष्म स्तरों में बांटा गया है।
स्थितिवाचक और दिशावाचक। स्थिति और दिशा। देखिए, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे जैसे शब्द स्थिति बताते हैं, मतलब एक ठहरा हुआ बिंदु, लोकेशन। ओके। लेकिन इधर, किलर, दाएं, बाएं जैसे शब्द दिशा और गति का बोध कराते हैं। अरे वाह, मतलब ये भाषा की सटीकता है जो हमें बता रही है कि काम एक ही जगह पर टिका हुआ है या किसी तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो ये तो हो गया मंच तैयार करना, यानी जगह तय हो गई। राइट। लेकिन कोई भी काम किसी न किसी समय पर तो होगा ही, और यहाँ एंट्री होती है कालवाचक क्रिया विशेषण की। हाँ, जो काम के होने का समय तय करता है। और इसकी प्रोटिप है क्रिया के साथ कब लगाकर सवाल करना। मतलब काम कब हुआ, जैसे आज, कल, तब। लेकिन मुझे यहाँ नोट्स के एक हिस्से पर थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत महसूस हुई। अच्छा, कौन सा हिस्सा? नोट्स में ना कालवाचक को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। सामान्य, अवधिवाचक और दोहराव या बारंबारता। हाँ, सामान्य में जैसे आज, कल, अवधिवाचक में दिन भर, लगातार, और दोहराव में बार-बार, अक्सर। यही। तो यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि क्या समय सिर्फ समय नहीं होता? हमें इसे अवधि और दोहराव में बांटने की इतनी क्या जरूरत पड़ गई? मैं समझ रही हूँ आपका पॉइंट। मतलब दोनों ही तो ये बता रहे हैं कि काम कब हुआ, इसे इतना जटिल क्यों बनाया जाए? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और यहीं पर व्याकरण रटने की जगह समझने का विषय बन जाता है। अच्छा, वो कैसे? से। हाँ, चलिए 2 वाक्यों की कल्पना करते हैं। एक है वह दिन भर काम करता है और दूसरा है वह बार-बार काम करता है। दोनों वाक्यों में काम हो रहा है और समय का ही जिक्र है। लेकिन क्या दोनों का असर और अर्थ एक जैसा है? नहीं, वैसे असर तो अलग लग रहा है। बिल्कुल नहीं है। जब दिन भर यानी अवधिवाचक का इस्तेमाल होता है तो ये काम की निरंतरता दिखाता है। ये बताता है कि काम बिना रुके एक लंबे खिंचाव के साथ चल रहा है। इसमें लगन, थकान या कोई मजबूरी छिपी हो सकती है। एकदम सही। वहीं बार-बार जो कि दोहराव है, वो एक फ्रीक्वेंसी दिखाता है। राइट। यह एक आदत को या एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां काम बीच-बीच में टूट रहा है और फिर शुरू हो रहा है। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो रही है। मतलब भाषा हमारे दिमाग के काम करने के तरीके की पूरी नकल उतार रही है। बिल्कुल उतार रही है। अगर एक बॉस के नजरिए से सोचें तो अगर वो कहे कि वो कर्मचारी दिन भर गलती करता है, बनाम वह बार-बार गलती करता है, दोनों में कर्मचारी की अक्षमता का स्तर एकदम अलग महसूस होता है ना? हाँ, यह सिर्फ घड़ी का समय नहीं बता रहा, यह काम की इंटेंसिटी और पैटर्न को डिकोड कर रहा है। एकदम सटीक विश्लेषण। तो स्थान और समय ने तो ये तय कर दिया कि काम कहाँ और कब हुआ। राइट। लेकिन बातचीत में असली रंग तब आता है जब हम ये नापते हैं कि काम कितना हुआ, और इस नापतौल के लिए हमारे पास है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और इसकी प्रोटिप है कितना। क्रिया के साथ कितना लगाइए और मात्रा जान लीजिए। बिल्कुल आसान। जैसे आज उसने बहुत खाना खाया। कितना खाया? बहुत खाया। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना सटीक गणित लगाते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हाँ, मतलब हम चाय में चीनी थोड़ी मांगते हैं, लेकिन किसी की सफलता पर खुशी में बहुत उछलते हैं। और वरुण जी के नोट्स इस गणित को बहुत ही बारीकी से समझाते हैं। कितना के भी ना अलग-अलग शेड्स होते हैं। अच्छा, शेड्स कैसे? जैसे अधिकतावाचक जिसमें बहुत या अति आता है, न्यूनतावाचक जिसमें थोड़ा या जरा आता है, और पर्याप्तवाचक जिसमें काफी या बस आता है। काफी है बस। हाँ, और हम अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि किसी बहस के दौरान बस कह देना या काफी है कह देना सामने वाले पर कितना गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। सच में। ये मात्रा सिर्फ भौतिक चीजों की नहीं है, बल्कि क्रिया की तीव्रता की भी है। क्या बात है। तो इस गणित के बाद अब हम शायद उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो भाषा को सबसे ज्यादा मानवीय और कलात्मक बनाता है। बिल्कुल। मतलब जगह तय हो गई, समय तय हो गया, मात्रा भी नाप ली गई, लेकिन काम हुआ कैसे? काम करने का तरीका या ढंग क्या था? इसके लिए जो श्रेणी आती है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और इसकी प्रोटिप है कैसे? राइट। और ये क्रिया विशेषणों में सबसे ज्यादा विविधता वाला हिस्सा है, क्योंकि इंसानों के काम करने के तरीके तो अनंत हो सकते हैं ना। अगर इसे एक एनालॉजी से समझें तो ये बिल्कुल किसी फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशों की तरह है। डायरेक्टर के निर्देश? ये दिलचस्प है, समझाइए जरा। सोचिए, एक डायरेक्टर अपने एक्टर से सिर्फ ये नहीं कहता कि रो,
या हंसो। हम्म। वो कहता है धीरे धीरे रो, अचानक रो या सचमुच रो। ये रीतिवाचक शब्द ही हैं जो वाक्य के अंदर उस एक्टिंग, उस इमोशन, उस फील को डालते हैं। ये वाक्य का मूड सेट करते हैं। अरे वाह, डायरेक्टर वाली एनालॉजी इस कंसेप्ट को पूरी तरह से खोल कर रख देती है। रीतिवाचक शब्द सच में वाक्यों का असली मूड तय करते हैं। बिल्कुल। नोट्स में इसके कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे निश्चयवाचक जिसमें अवश्य या सचमुच आता है, अनिश्चयवाचक जिसमें शायद या संभवतः आता है, और निषेधवाचक जैसे मत या नहीं। अगर हम शायद और अवश्य शब्दों की ताकत को देखें ना, तो ये सच में हैरान करने वाला है। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर एक साधारण सा वाक्य है, वह आएगा, ये तो बस एक सपाट जानकारी है। लेकिन जैसे ही इस वाक्य में एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण जुड़ता है, पूरी कहानी का रुख बदल जाता है। राइट। वह शायद आएगा। यहाँ इस शायद ने श्रोता के मन में तुरंत एक संदेह का बीज बो दिया। इंतजार करने वाला इंसान अब दुविधा में पड़ गया। वो सोचेगा कि अरे यार, अब मैं इंतजार करूं या ना करूं। बिल्कुल। वहीं अगर कहा जाए वह अवश्य आएगा, तो ये एक गारंटी है। ये सामने वाले को एक मानसिक शांति देता है। एकदम 100% श्योरिटी। तो क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक छोटा सा अविकारी शब्द पूरे वाक्य के भविष्य, उसकी विश्वसनीयता और सुनने वाले की भावनाओं को पूरी तरह से हैक कर लेता है? वाकई, वो जो सुपर हीरो वाला सूट हमने शुरू में डिस्कस किया था, वो यहाँ पूरी तरह से फिट बैठता है ना? शब्द खुद अपना रूप नहीं बदल रहा है, लेकिन वो पूरे वाक्य की दुनिया और सामने वाले का मनोविज्ञान बदल रहा है। बिल्कुल सही। तो ये तो हुई उन बुनियादी 4 भेदों की बात, स्थान, काल, परिमाण और रीति, जिन्हें वरुण तेवतिया जी के नोट्स ने बहुत ही शानदार तरीके से अर्थ के आधार पर समझाया। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। नोट्स हमें सिर्फ इसी सतह पर तैरने नहीं देते, वे हमें भाषा के आर्किटेक्चर यानी वाक्यों की बनावट के गहरे पानी में भी ले जाते हैं। सीखा। अब तक बात हो रही थी कि शब्द का अर्थ क्या है, लेकिन व्याकरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि शब्द का प्रयोग कैसे हो रहा है और उसका रूप कैसे बना है। प्रयोग और रूप, राइट? यह हिस्सा उन लोगों के लिए सच में खजाना है जो ये समझना चाहते हैं कि भाषा की ईंटें आपस में जुड़ती कैसे हैं। तो अगर प्रयोग या यूसेज के आधार पर देखें तो नोट्स में 3 हिस्से बताए गए हैं। हाँ, पहला है साधारण क्रिया विशेषण, जो वाक्य में बिल्कुल आजाद घूमता है, जैसे हाय जल्दी आओ। यहाँ जो जल्दी है वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरा है संयोजक, जो एक तरह से पुल बनाने का काम करता है। ये 2 वाक्यों या 2 विचारों को आपस में जोड़ता है। जैसे जिधर तुम देख रहे हो उधर खाई है। यहाँ जिधर और उधर मिलकर एक जोड़ा बना रहे हैं जो दिशा का संकेत देते हुए 2 बातों को मिला रहा है। एकदम सही उदाहरण। लेकिन प्रयोग के आधार पर जो सबसे शक्तिशाली और दिलचस्प भेद है ना, वो है तीसरा। अच्छा, तीसरा कौन सा? अनुबद्ध क्रिया विशेषण। इसका मुख्य काम होता है किसी शब्द के साथ जुड़कर उस पर एक खास तरह का निश्चय या जोर देना, मतलब एम्फेसिस देना। जोर देना। हाँ, इसके मुख्य शब्द है तक, भर, तो, ही, मात्र। अरे, इस अनुबद्ध वाले कंसेप्ट को अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की किसी तीखी बहस या किसी ब्रेकअप वाले मैसेज पर लागू करके देखें तो इसका असर बिल्कुल साफ दिखता है। हाँ, ब्रेकअप मैसेज। अच्छा, बताइए कैसे? मान लीजिए कोई कहता है मैंने उसे देखा नहीं। ये एक सामान्य सी बात है, इसमें कोई खास भावना नहीं है। एक सिंपल सा फैक्ट है। तक लगा है ना, उसने वाक्य में जो एटीट्यूड, जो चरम सीमा डाल दी है, वो कमाल है। यही तो भाषा की ताकत है। ये तक एक अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। राइट। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि देखने की क्रिया नहीं हुई, बल्कि ये बोलने वाले की मानसिक स्थिति, उसकी नाराजगी या उसके अहंकार को भी पूरी तरह से सामने रख रहा है। मतलब एक छोटा सा शब्द जो कभी नहीं बदलता, वो भावनाओं का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। ये सच में चौंकाने वाला है। अब अगर हम वाक्यों के इस आर्किटेक्चर के दूसरे पहलू यानी रूप या फॉर्म की तरफ बढ़ें तो देखते हैं कि ये शब्द पैदा कहाँ से हुए हैं। हाँ, इनकी बनावट कैसी है? नोट्स में ऐसे भी 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है मूल, जो अपने आप में शुद्ध हैं, वे किसी और शब्द से मिलकर नहीं बने। जैसे
ठीक, अचानक, दूर। हाँ, और दूसरा है यौगिक, जो दो शब्दों या किसी प्रत्यय के जुड़ने से बनते हैं, जैसे रोते रोते, चुपके से या जहां तहां। और अब आता है इसका तीसरा प्रकार, जो व्याकरण के एक बहुत ही स्थापित और खूबसूरत नियम को ही तोड़ता हुआ नजर आता है। अच्छा, नियम तोड़ने वाला? हाँ, इसे कहते हैं स्थानिक क्रिया विशेषण। ये वे शब्द होते हैं जो मूल रूप से, या अगर हम डिक्शनरी में देखें तो वे क्रिया विशेषण नहीं होते। तो फिर क्या होते हैं? वे कुछ और होते हैं, लेकिन वाक्य में किसी खास जगह पर बैठने के कारण वे क्रिया विशेषण का चोला पहन लेते हैं और वैसा ही काम करने लगते हैं। रुकिए, यहाँ नोट्स में जो उदाहरण दिया गया है उस पर मुझे सच में एक बहुत बड़ा पुशबैक देना है। अच्छा, क्या है उदाहरण? ये कंसेप्ट थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। नोट्स में उदाहरण है, वह पत्थर पड़ता है या वह अपना सिर पड़ता है। अब देखिए, अगर तर्क की कसौटी पर देखा जाए तो सिर शरीर का एक अंग है और पत्थर एक निर्जीव वस्तु है। बिल्कुल। बचपन से हम व्याकरण में यही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। एकदम सही। तो फिर ये संज्ञा शब्द अचानक से क्रिया विशेषण कैसे हो सकते हैं? मतलब कोई अपना सिर कैसे पढ़ सकता है? ये नियम तो भाषा के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ लग रहा है मुझे। ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है और यकीन मानिए यही वो आहा मोमेंट है जहां व्याकरण एक यांत्रिक फॉर्मूले से निकलकर एक जीवंत कला बन जाता है। अच्छा। हाँ, नोट्स में स्पष्ट रूप से एक सितारा या स्टार बनाकर ये चेतावनी दी गई है कि यहाँ पत्थर और सिर संज्ञा होते हुए भी क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये जादू हो कैसे रहा है? मतलब ये काम कैसे कर रहा है? इसे इस तरह समझा जा सकता है कि शब्द हमेशा अपनी डिक्शनरी वाली पहचान के गुलाम नहीं होते। ओके। वाक्य में उनकी जो पोजीशन है या उनका जो स्थान है ना, वो ये तय करता है कि वे क्या काम करेंगे। जब कोई झुंझलाहट में या ताने के रूप में कहता है वो क्या पत्थर पड़ता है, तो यहाँ पत्थर का अर्थ वो कठोर वस्तु बिल्कुल नहीं है जिससे चोट लगती है या घर बनता है। तो फिर क्या अर्थ है यहाँ? यहाँ पत्थर का अर्थ है कुछ नहीं या शून्य। वह पढ़ने की क्रिया की विशेषता बता रहा है कि जो पढ़ाई हो रही है उसका स्तर बिल्कुल जीरो है। ओह, तो इसका मतलब है कि वो अपना सिर पढ़ता है में जो सिर है वो शरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो ये बता रहा है कि वो कुछ भी फालतू या बकवास पढ़ रहा है। एकदम सही। मतलब उसने पढ़ने के तरीके यानी क्रिया की विशेषता बतानी शुरू कर दी। बिल्कुल सटीक पकड़ा आपने, क्योंकि इन शब्दों ने वाक्य में क्रिया विशेषण का स्थान ले लिया है और वे क्रिया को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए इन्हें स्थानिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या बात है! यह इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि भाषा कोई ऐसा कड़क गणित नहीं है जो कभी न बदले। यह एक प्रवाहमयी प्रणाली है जहां शब्द हालात और अपनी जगह के हिसाब से नए रोल अपना लेते हैं। राइट, नजरिए को बदल देने वाली बात है। मतलब शब्द वही हैं, लेकिन वाक्य में उनकी कुर्सी बदलते ही उनका पूरा काम और उनकी पूरी पहचान ही बदल गई। बिल्कुल, भाषा सच में बहुत खूबसूरत है। तो आज की इस शानदार और विस्तृत चर्चा को अगर समेटना हो तो हमने वरुण तेवतिया जी के नोट्स के जरिए भाषा के किन रहस्यों को खोला? हमने काफी कुछ देखा आज। हाँ, हमने ये समझा कि अविकारी शब्द और विशेषकर क्रिया विशेषण भाषा की वो मजबूत नींव है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। बिल्कुल। कहाँ, कब, कितना और कैसे के जो प्रो टिप्स हमने देखे, वे सिर्फ कोई एग्जाम पास करने के तरीके नहीं है। वे वाक्यों के भीतर छुपी हुई जानकारी को तुरंत डिकोड करने की चाबियां हैं। एकदम सही। और अंत में हमने ये भी देखा कि कैसे प्रयोग और रूप के आधार पर शब्दों की बनावट होती है और पत्थर या सिर जैसे शब्दों की जगह बदलने से उनके अर्थ पूरी तरह से बदल सकते हैं। और ये सारी जानकारी हमें भाषा के प्रति न अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाती है। ये हमें सिखाती है कि हम संवाद कैसे करते हैं। बिल्कुल। इस पूरी डीप डाइव का असली निचोड़ यही है कि जब हम ये समझ जाते हैं कि ये शब्द कैसे काम करते हैं, तो हम अपनी बात को अधिक सटीकता और प्रभाव के साथ रख सकते हैं। जब कोई महत्वपूर्ण ईमेल लिखा जा रहा हो, किसी को कोई पुरानी कहानी सुनाई जा रही हो, या यहाँ तक कि किसी के साथ कोई तीखी बहस ही क्यों ना हो रही हो, तो ध्यान देने वाली बात ये होगी कि काम को
कैसे बयां किया जा रहा है। हमारे सचमुच, शायद, थोड़ा थोड़ा, अचानक या तक जैसे शब्द ये तय करते हैं कि हमारी बात का सामने वाले के दिमाग पर क्या असर होगा। ये छोटे छोटे अविकारी शब्द ही हमारे वाक्यों के असली रिमोट कंट्रोल हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से समेटा आपने इसे। चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगा श्रोताओं के लिए। आज हमने देखा कि हमारी भाषा में समय, स्थान, काम की मात्रा और काम करने के तरीके को बांटने के लिए इतनी सटीक श्रेणियां और इतने विशिष्ट शब्द मौजूद हैं। बिल्कुल है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये व्याकरण सिर्फ हमारे बोलने का तरीका तय करता है, या फिर ये दुनिया और समय को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है? ये बहुत गहरा सवाल है। जरा विचार कीजिए, अगर हमारी भाषा में किसी भावना की गहराई को जताने के लिए अनुबद्ध क्रिया विशेषण होते ही नहीं, जैसे वो तक या भर, तो क्या हम कभी महसूस कर पाते कि मैंने उसे देखा तक में जो उपेक्षा और गुस्से की गहराई है वो कितनी प्रचंड है? शायद नहीं कर पाते। अगर हमारे पास चरम सीमाओं को नापने वाले शब्द ही न हो, तो क्या हम उन चरम भावनाओं को कभी महसूस कर पाएंगे? क्या शब्द हमारे विचारों को जन्म देते हैं या विचार शब्दों को? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली गहन चर्चा में फिर मुलाकात होगी।